प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग समकालीन भारत भाग 2 नाम पुस्तक के पहले अध्याय संसाधन एवं विकास का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं संसाधन क्या है, उसका कैसे विकास किया जाता है और संसाधन की मानव जीवन में क्या उपयोगिता है, उस सब का अध्ययन इस अध्याय में करेंगे। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, संसाधन है। कह रहा है हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है और जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, संसाधन है। देखिए, संसाधन से सीधा सा यह आप लोग जानिए कि वह वस्तु पर्यावरण में जो हमारे उपयोग के लिए है, जिसका हम अपने लिए उपयोग कर सकते हैं या अपने उपयोग में जो आता है, मानव उपयोग में जो आता है, वह संसाधन है। जैसे मेज हो गई, कुर्सी, किताब, कॉपी, पेन, बस, गाड़ी, यह सब क्या है, हमारे लिए संसाधन है। लेकिन इसको बनाने के लिए क्या चाहिए? प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी चाहिए, तभी तो हम उसको संसाधन के रूप में उपयोग कर पाएंगे। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। अपनी प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करता है मानव और अपने आर्थिक विकास, जो उसकी आर्थिक विकास उसको गति तेज करने के लिए विभिन्न प्रकार की संस्थाओं का निर्माण करते हैं। संसाधन, देखिए, संसाधन को कई भागों में बांटा जा सकता है। संसाधन में जो वर्गीकरण किया जाएगा तो कई भागों में बांटा जा सकता है। जैसे एक पहला प्राकृतिक संसाधन, फिर दूसरा मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में है नवीकरण योग्य संसाधन, दूसरा अनवीकरण योग्य संसाधन। मानवीय में है संरचनाएं एवं संस्थाएं, मात्रा एवं गुणवत्ता। ठीक, प्राकृतिक वाले में जो है नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। नवीकरण में को भी बांटा जा सकता है। नवीकरण में सतत अथवा प्रवाह संसाधन जैसे पवन, जल, और फिर क्या है जैव को भी बांटा जा सकता है। प्राकृतिक वनस्पति जैव में आएगा और और वन्य जीव, यह जैव में आएगा। अनवीकरण में कौन कौन आएगा? पुनः चक्रीय संसाधन जैसे धातु, यह अनवीकरण में है। अचक्रीय संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन। उत्पत्ति के संसाधन के कई प्रकार हैं। उत्पत्ति के आधार पर अगर देखा जाए, संसाधन उत्पत्ति के आधार पर देखा जाए तो सबसे पहले क्या आता है? जैव संसाधन। इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है। उत्पत्ति के आधार पर है, ये ध्यान दीजिएगा। जैव संसाधन, इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है। अगर जहाँ पे जैव लगा रहे तो इसका मतलब जीव जंतु से तात्पर्य है, जीवधारियों से तात्पर्य है, जिसमें जान होती है उससे तात्पर्य है। इनमें जीवन व्याप्त है, कहा ना, इसमें जीवन व्याप्त है। जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, वो भी जैव में आते हैं। प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि, यह जैव संसाधन है। ये उत्पत्ति के आधार पर बता रहा है। उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन और अजैव संसाधन दो हैं। जैव बता दिया, और अजैव क्या है? वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, अजैव संसाधन कहलाएंगे। जैसे चट्टान, धातुएं, यह अजैव संसाधन है। किसके अंतर्गत है? उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव। आगे देखा जाए, समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरण योग्य संसाधन। समाप्यता के आधार पर, पहला था उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है समाप्यता के आधार पर। नवीकरण योग्य क्या है? वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, पुनः उसे बनाया जा सकता है, उन्हें नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण देखिए क्या दे रहा है। जैसे सौर था पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा यानी सूर्य की रोशनी से, पवन ऊर्जा हवा से, जल, वन और वन्य जीवन। इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया गया है। और अनवीकरण योग्य संसाधन, ये ऊपर वाला नवीकरण योग्य संसाधन था, इसको फिर बनाया जा सकता है। यानी जल से
बिजली बनाई जा सकती है, फिर वो जल चला गया, फिर वो जल आएगा, फिर बिजली बनाई से जैसे हवा चल रही है, हवा से भी ऊर्जा प्राप्त की जाती है, बिजली बनाई जाती है। तो ऐसा नहीं कि हवा ख़त्म हो गई फिर हवा से बिजली बनाई जाएगी, वह नवीकरण है। और अनवीकरणीय संसाधन, इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म इस प्रकार के संसाधन उदाहरण हैं। जो अनवीकरण योग्य संसाधन हैं, यह संसाधन, इन संसाधनों का निर्माण जो है ये कई सौ या लाखों वर्ष के बाद होता है। यह अनवीकरणीय संसाधन है, इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातु पुनः चक्री हैं, इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन है ना, बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, फिर से इसको नहीं बनाया जा सकता है, यह अचक्रीय है। अब स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार होते हैं? स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। 4 प्रकार के स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। पहला व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत मतलब कहीं भी व्यक्तिगत शब्द आए तो यह समझ लेना व्यक्तिगत मतलब अपने से, व्यक्ति विशेष से ही तात्पर्य है ना। संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। जैसे आपके पास मान लीजिए कोई गाड़ी है, वो आपके लिए संसाधन तो आपका है, न कि सबका है, तो आपका व्यक्तिगत संसाधन हो गया। व्यक्तिगत संसाधन से मतलब यही है कि जो आपका है और जिसका उपयोग आप करते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है, जिसके बदले में सरकार को लगान चुकाते हैं। गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं और बहुत से लोग भूमिहीन होते हैं। शहरों में लोग भूखंड, घरों व अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। बाग, चारागाह, तालाब और कुओं का जल आदि संसाधनों के निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण हैं। जैसे कि बगीचा किसी का कुआं है, किसी का तालाब है, तो उसका व्यक्तिगत तालाब है ना वह, इसीलिए उसका व्यक्तिगत संसाधन हो गया वह। दूसरा है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन वह होते हैं जिसपे सबका अधिकार होता है, सब लोग उसका यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होती है। जैसे क्या है, गांव में जो चारागाह भूमि होती है, ऐसा तो नहीं कि कोई चारागाह के लिए एक व्यक्ति उसमें अपना पशु चराएगा, नहीं, सभी लोग उसमें चराएंगे क्योंकि सामुदायिक है। शमशान भूमि है, सबके लिए है। तालाब है, जो तालाब है गांव के, जो गांव समाज तालाब है वो सबके लिए है, यह सामुदायिक हो गया। और राष्ट्रीय संसाधन क्या है? तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं, सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय संसाधन वह है जो सरकार का है। सरकार आपका जो व्यक्तिगत संसाधन है उसको भी राष्ट्र हित में, लोगों के हित में आपसे ले सकती है, यह सरकार का अधिकार है, ठीक है, अधिग्रहित कर सकती है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि रोड बनता है तो लोगों की ज़मीन चली जाती है ना, तो चूँकि लोगों की व्यक्तिगत ज़मीन रहती है, लेकिन सरकार उससे विकास करने के लिए लोगों को मुआवजा देकर ज़मीन ले लेती है ना, राष्ट्र हित में ले लेती है। आपने देखा होगा कि सड़कें, नहरें और रेल लाइनें व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई हैं। वही बात कर रहा है। शहरी विकास प्राधिकरणों को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील, 12 समुद्री मील का मतलब ये होता है कि समुद्र के अंदर 22.2 किलोमीटर दूर तक महासागरीय क्षेत्र वह राष्ट्र उस देश के अंतर्गत आता है, यानी वह देश उसका उपयोग कर सकता है। कितना? 12 समुद्री मील तक उसका क्षेत्र है। वह इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है? कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, संस्थाएं बहुत से हैं जो संसाधनों को नियंत्रित करती हैं। तटरेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधन किसी देश का अधिकार नहीं। देखिए क्या कह रहा है, अभी ऊपर कहा था कि 12 समुद्री मील तक जो महासागरीय क्षेत्र है वो जिस देश के पास रहेगा, कोई देश है तो उसको वह 12 समुद्री मील दूर तक ही उसका क्षेत्र रहेगा, उसके बाद का क्षेत्र नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय क्या है कि तटरेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर देश का अधिकार नहीं है। 200 समुद्री मील से दूर से परे खुले 200 समुद्री मील से दूर जो सागर है, समुद्र है, उस पर किसी देश का अधिकार नहीं है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जाता। अगर हमें 200 समुद्री मील के बाद हमें उपयोग करना है तो अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं उनसे हमें आदेश लेना होगा, आर्डर लेना होगा, तब हम उसका उपयोग कर पाएंगे।
आगे देखते हैं विकास के स्तर के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। विकास के स्तर के आधार पर पहला है संभावी संसाधन। यह वे संसाधन है जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं लेकिन इनका उपयोग नहीं किया गया है। ठीक, उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों के पास संभावना है। भारत के पश्चिमी भाग में गुजरात और राजस्थान यह राज्य है, आप लोग देखे होंगे यह शुष्क क्षेत्र है। कह रहा है कि पवन और सौर संसाधनों सौर ऊर्जा संसाधनों के पास संभावना परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है, यानी संभावना है कि इनका विकास किया जा सकता है, इसीलिए इनको कहा गया संभावी संसाधन। अगला है विकसित संसाधन। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। कह रहा है विकसित संसाधन वे हैं जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। आगे है संसाधनों का विकास। संसाधनों का विकास कैसे करेंगे और क्यों जरूरी है विकास, संसाधनों का विकास। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। देखिए, मनुष्य के जीवन यापन के लिए संसाधन बहुत ज़रूरी है। अगर वह ज़रूरी है तो उसका उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है, जरूरी है। ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति, लोग ऐसा मानते थे कि संसाधन प्रकृति की देन है, परिणाम स्वरूप मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग किया। लोग कहते हैं कि अरे ईश्वर ने पानी दिया है, ईश्वर ने हवा दिया है, तो अंधाधुंध लोग उसका उपयोग करने शुरू कर दिए हैं। ठीक है, जिससे निम्नलिखित जब किसी संसाधन का अंधाधुंध उपयोग करेंगे तो समस्याएं आपके सामने विकट रूप में खड़ी हो जाएंगी। क्या समस्या पैदा हो गई है इस समय, देखिए बता रहा है। कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं जिससे समाज दो हिस्सों संसाधन संपन्न एवं संसाधन विहीन अर्थात अमीर और गरीब में बढ़ गया है। हम कह रहे हैं जो अमीर है वह संसाधन का ज़्यादा उपयोग कर ले रहा है और जो गरीब नहीं कर पा रहा है, तो इससे अमीर और गरीब आ गए हैं कि खाई बढ़ती जा रही है। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा। संसाधन उसका अंधाधुंध अगर उपयोग करेंगे तो पारिस्थितिकी तंत्र हमारा गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि ईश्वर ने जो यह पर्यावरण बनाया है इसमें जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसमें सभी लोगों की उपयोगिता, चाहे जीव जंतु पेड़ पौधे चाहे छोटे हो बड़े हो, सबकी उपयोगिता महत्वपूर्ण है। अगर हम इनका अनियमित तरीके से अंधाधुंध उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से पारिस्थितिकी तंत्र गड़बड़ हो जाएगा, जिसका खामियाजा मानव को ही भुगतना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन, एक बात समझिए, जहाँ पे नियोजन शब्द आ जाए तो इसका मतलब है कि संसाधन उपयोग करने के लिए उसको कैसे हम उपयोग करें, उसका कैसे हम नियम बनाए कि ऐसे ऐसे उपयोग करें, नियोजित तरीके से उसका हम उपयोग करें। तो संसाधन भी है जिसका हम उसका नियोजन करते हैं। नियोजन करके अगर संसाधन का उपयोग करेंगे तो वह संसाधन लंबे समय तक चलेगा। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। देखिए, कह रहा है किसी संसाधन का जब हम विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे तो वह लंबे समय तक चलेगा। इसलिए भारत जैसे देश में जहाँ संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, और यह भी महत्वपूर्ण है, भारत जैसे विशाल देश है, इसमें संसाधनों की बहुत अधिक विविधता है, तो इसमें संसाधन नियोजन तो और भी महत्वपूर्ण है कि संसाधनों कौन सा संसाधन है, कितना उपयोग करना है, कैसे करना है, यह नियोजन बहुत ज़रूरी है। यहाँ ऐसे प्रदेश भी है जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। भारत में ऐसे ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पे एक प्रदेश में किसी संसाधन की बहुत प्रचुरता है तो किसी में एकदम कम है, यहाँ है। उदाहरण के लिए देखते हैं हम लोग, जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार है। झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में खनिज और कोयला पर्याप्त मात्रा में है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में जल पर्याप्त मात्रा में है, अरुणाचल प्रदेश, परंतु मूल विकास की कमी है। वहाँ पर ये सब संसाधन तो हैं लेकिन वहाँ मूल जो विकास उसकी कमी है। संसाधन तो है लेकिन उनका विकास की कमी। अगर हम नियोजित ढंग से उस संसाधन का उपयोग करें तो हमारा विकास हो सकता है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है लेकिन जल संसाधन कमी। अब देखिए, राजस्थान में मौसमी क्षेत्र है, वहाँ पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की
बहुतायत तो है, उपलब्धता है, लेकिन वहाँ जल संसाधन की कमी है। एक संसाधन तो बहुत पर्याप्त मात्रा है, लेकिन दूसरा का संसाधन कम है। लेकिन लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। लद्दाख जो जम्मू कश्मीर का ऊपरी भाग है, वह देश के अन्य भागों से एकदम अलग थलग पड़ता है। वहाँ तो ठंडी बहुत पड़ती है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है, परंतु यहाँ जल, आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन व्यवस्था कह रहा है। जो संसाधन नियोजन है वह नियोजन किस किस स्तर पर होना चाहिए? राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए, प्रादेशिक स्तर पर होना चाहिए और स्थानीय स्तर पर भी उसका नियोजन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में अगर कोई कमाने वाला है, वह पैसा अगर हिसाब से नहीं खर्च करेगा तो दिक्कतें उसके सामने खड़ी जाएंगी, परिवार में सामने दिक्कतें खड़ी। इसलिए वो नियोजन करता है कि कितना पैसा पढ़ाई में खर्च करना है, कितना राशन में खर्च करना है, कितना दवा में खर्च करना है, कितना और में खर्च करना है, वो व्यवस्थित करके चलता है। यही चीज़ ही तो नियोजन है, इसी को नियोजन कर, यानी एक योजना बनाकर कोई चीज़ करना, वही नियोजन है। भारत में संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। भारत में संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है, ठीक है। देखिए, अगर हम संसाधन का योजना बनाकर उसको नियोजित करके उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे लिए ही वो फायदा पहुंचाएगा, है ना। किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है। किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधन की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदन रूपी परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास होने कह रहा है। देखिए, एक बात ठीक है, संसाधन है, अच्छी बात है, लेकिन प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदन रूपी परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधन, जो संस्थाएं हैं, जो प्रौद्योगिकी हैं पहले के, अगर उसमें बदलाव, समय के अनुसार बदलाव करते हुए, संसाधनों का उपयोग करने के हिसाब से बदलाव करते हुए परिवर्तन नहीं करेंगे तो हमारे लिए बेकार है, हम संसाधन विकास नहीं कर पाएंगे। यानी समय के अनुसार टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए हम संसाधन का उपयोग करते हैं। संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? जो संसाधन हम यूज करते हैं उसका संरक्षण क्यों जरूरी, उनका बचाव क्यों जरूरी है? संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि संसाधन से तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि संसाधन कहते किसे हैं, और उसका संरक्षण। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ मोटर गाड़ी या रुपया पैसा आपका संसाधन, नहीं, आपके उपयोग में जो भी चीज़ें आ रही हैं वो सब संसाधन है। मानव का ज्ञान उसका सबसे बड़ा संसाधन है। मानव एक वो भी होता है जो पागलों की तरह सड़क पे घूमता रहता है, और एक वह भी होता है जो पढ़ लिख कर ऊंचे पदों पर बैठा है, उसका और उसका दोनों में फ़र्क आपको नज़र आएगा। तो मानव का ज्ञान सबसे बड़ा संसाधन होता है, परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपयोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अगर संसाधन का हम अविवेक तरीके से, बिना नियम बनाए, बिना कुछ उपयोग करेंगे तो तमाम तरह की पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो जाएंगी, सामाजिक आर्थिक समस्याएं पैदा हो जाएंगी, है ना, जिसका खामियाजा हमें और आपको ही भुगतना पड़ेगा। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। संसाधनों का संरक्षण इसीलिए कहा जाता है कि जल ही जीवन हो, जल बचाइए, जल बचाइए। पानी जो है हमारे लिए, जीवों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, सबके लिए ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि पानी है, मनमानी, हमें एक बाल्टी से नहाना है तो हम 10 बाल्टी से नहा रहे हैं, नहीं, वो संसाधन का दुरुपयोग हो गया। संसाधन का उतना ही उपयोग कीजिए जितना आपके लिए ज़रूरी है। अनायास उपयोग करेंगे तो उसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है। उदाहरण के रूप में गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की है। देखिए, गांधी जी संसाधन संरक्षण के लिए क्या कहें, उनकी चिंता, अपनी चिंता व्यक्त किए। हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, ये गांधी जी का वक्तव्य है। कह रहे हैं कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। बहुत सी बात है। कह रहे हैं कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अगर कोई लालच करे तो उसकी लालच को संतुष्टि के लिए हमारे पास नहीं है, क्योंकि लालच की कोई सीमा नहीं होती। तो लालच करेगा तो हम कितना भी संसाधन रहे, कितना उसको उपलब्धता करा दी जाए, वो संतुष्ट नहीं हो सकता। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेट ही भरने के लिए नहीं। कह रहे हैं कि पेट भरने के लिए तो है,
लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की सोचनात्मक। गांधी जी के अनुसार यह है कि जो विश्व संसाधन का ह्रास हो रहा है, विश्व स्तर पर संसाधन का ह्रास हो रहा है, उसके लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति और आधुनिक प्रौद्योगिकी की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इसकी जो शोषण करने की जो प्रवृत्ति है, यह जिम्मेदार है। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे। गांधी जी अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। देखिए, गांधी जी का यही सिद्धांत था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हों, उनका यही सिद्धांत था। आइए हम लोग देखते हैं संसाधन में भू संसाधन, ये जो जमीन है, भूमि है, उसके बारे में। हम भूमि पर रहते हैं, इसी पर अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न रूपों में इनका उपयोग करते हैं। सही कह रहा है कि आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं, यानी उस पर खेती करते हैं, मकान बनाते हैं, उद्योग धंधे लगाते हैं, रेल पटरियाँ बिछाते, तालाब बनाते हैं, वन लगाते हैं। भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है। यह सब भूमि पर ही तो होता है, परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है। भूमि एक क्या है? सीमित संसाधन। इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। भूमि भी सीमित है, सही बात है, भूमि सीमित है। ऐसा नहीं कि भूमि रबड़ की तरह बढ़ रही है। जैसे कह रहा है कि भूमि सीमित है, इसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग कीजिए, लेकिन योजना बनाकर, योजनाबद्ध तरीके से सावधानी पूर्वक इसका उपयोग कीजिए। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ जैसे पठार, पर्वत, मैदान, द्वीप पाए जाते हैं। लगभग, अब देखिए, लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है। भारत में लगभग 43% क्षेत्र क्या मैदान है, जो कृषि और उद्योग विकास के लिए सुविधाजनक है। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग में विस्तृत है। बता रहा है आंकड़ा कि पूरे भूभाग पर पर्वत 30% क्षेत्र पर विस्तृत हैं। वे कुछ 12मासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। उन पर्वतों से कुछ 12मासी नदियाँ भी निकलती हैं। पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करता है और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है। देश के जितना क्षेत्रफल है उसका 27% क्या है? पठारी है। इस क्षेत्र में खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है। इन पठारी क्षेत्रों में भूमि उपयोग, भू उपयोग कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं? वन में करते हैं, खेती के लिए करते हैं, ठीक। परती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि जिसमें अस्थायी चारागाहें आती हैं, परती भूमि आती है। भारत में भू उपयोग प्रारूप, भारत में हम लोग जो भूमि उपयोग करते हैं उसका क्या प्रारूप है, कैसे कैसे उपयोग करते हैं, यह बता रहा है इसमें। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या, घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपराएं इत्यादि शामिल है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, देखिए याद रखिएगा, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसमें लिखा है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, अप्रॉक्स मोटे मोटे लिखा है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। परंतु इसके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं। यहाँ पठारी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र है, पर्वत और जंगली क्षेत्र है। तो किसी चीज़ को 100% माना जाता है। 100% में 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध है अपने देश में, 7% का उपलब्ध नहीं है। क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्रों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। देखिए वही कह रहा है कि जानकारी उपलब्ध नहीं है। भूमि में जो हम लोग उपयोग करते हैं, इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों में भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है। देखिए इसी कारण से आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तान और चीन जो कब्जा किया है उसका भी आंकड़ा उपलब्ध नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि सर्वे नहीं हो पाया है। तो सर्वे नहीं हो पाया तो आंकड़ा उपलब्ध नहीं हो पाया, इसलिए 93% हमें आंकड़े उपलब्ध हैं। अस्थायी चारागाहों के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है। पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे? वर्तमान परती भूमि के अतिरिक्त अन्य परती भूमि अनुपजाऊ है और इन पर फसलें उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज़्यादा है। अतः इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में इनको 1 या 2 बार बोया जाता है और यदि इसे
शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है, तभी भारत के कुल सूचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है। कह रहा है कुल अगर मिला दिया जाए तो लगभग कितने परसेंट हिस्से पर भारत में खेती होती है? 54% हिस्से पर भारत में खेती होती है। ठीक है। भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। भूमि निम्नीकरण, निम्नीकरण से क्या तात्पर्य है? निम्नीकरण का मतलब है उसकी उत्पादन क्षमता में ह्रास। देखिए आगे बताएगा। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं तथा भावी पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग करेगी। सही बात है, पहले से पूर्वज हमारे उसका उपयोग करते आ रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं और आगे आने वाली पीढ़ी भी उसका उपयोग करेगी तथा भावी पीढ़ी इसका उपयोग करेगी। हम भोजन, मकान और कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं का 90% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। मानव कार्यकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिला है। भूमि निम्नीकरण का मतलब यह होता है इसकी उत्पादक क्षमता में कमी होना, यह निम्नीकरण है। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि इस समय भारत में निम्नीकृत है। इसमें लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है। 56% क्षेत्र जल अपर्दित है। निम्नीकृत, देखिए निम्नीकृत से ये भी है तात्पर्य कि बाढ़ आ जा रही है, डूब जा रहा है, ठीक, और वनों के अंतर्गत है। ऐसे ऐसे वन जिसके उपयोग मानव नहीं कर पा रहा है। और शेष क्षेत्र लवणीय और क्षारीय है। बहुत से ऐसे भूमि का क्षेत्र है जो लवणीय क्षारीय है, यानी नमक की मात्रा वहाँ ज़्यादा है। कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशु वनोन्मूलन यानी वनों को काटना, अति पशुओं को ज़्यादा चराना वहाँ पे, खनन से भी भूमि की निम्नीकरण मुख्य भूमिका निभाई। खनन यानी खुदाई जो हुई है, खनिज पदार्थ को निकाला गया, उससे भी भूमि निम्नीकरण हुई है। खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। जहाँ खनन किया जाता है वहाँ गहरी खाई और खुला स्थान के रूप में से छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना है। खनन के कारण ही इन राज्यों में भूमि निम्नीकरण हुआ है। कौन से राज्य? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। यह खनिज पदार्थ में धनी राज्य हैं, वहाँ पे खनिज पदार्थ का खनन हुआ। वैसे खनिज पदार्थ तो लेकर चले गए, अपना उपयोग किए, लेकिन वहाँ जो खनिज पदार्थ निकाले तो जो गड्ढा हुआ, जो खदान हुई, जो खाई बनी, उसको ऐसे ही छोड़ कर चले गए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। अब देखिए गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, इन समय क्या रहा है कि ज़्यादा पशुचारण के कारण भूमि निम्नीकरण हुआ है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक सिंचाई के कारण भूमि निम्नीकरण हुआ है। अति सिंचन से उत्पन्न जलाक्रांता भी भूमि, अति जलाक्रांता यानी बाढ़ भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, जिससे मृदा में लवणता क्षमता बढ़ जाती है। खनिज प्रक्रियाएं, खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना और मृदा बर्तन उद्योग में चूने और सेल खड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है। जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। पिछले देखिए कह रहा है कि सीमेंट की जहाँ फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ सीमेंट बनता है तो वहाँ सेल खड़ी को बहुत वो चूने और सेल खड़ी को महीन पीसा जाता है। कह रहा है ना कि चूना पत्थर को पीसना और मृदा बर्तन में चूने और सेल खड़ी के उपयोग से चूना पत्थर को पीसा जाता है तो वायुमंडल में धूल विसर्जित, बहुत महीन धूल उड़ जाते हैं जो भूमि पर जम जाती है, जिससे मृदा यानी पानी सोखने की क्षमता उसकी कम हो जाती है। मृदा संसाधन, मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदा कई प्रकार की होती हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों, उनके रंग, गहराई, गठन, आयु, रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं को कई भागों में बांटा गया है। जैसे पहले जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है और यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। पहला बता रहा है कि जलोढ़ मृदा, मृदा को वर्गीकृत अगर करेंगे तो पहला आ रहा है क्या? जलोढ़ मृदा। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से निर्मित है। संपूर्ण उत्तरी मैदान किससे निर्मित, किस प्रकार मृदा से? जलोढ़ मृदा से निर्मित है। ये मृदाएं हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। जो जलोढ़ का मैदान बना है, जलोढ़ मृदा जम आई है
वह सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियों से बिछा कर बनाई गई है। एक संकरे गलियारे के द्वारा ये मृदाएँ राजस्थान और गुजरात तक फैली